गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आज करने वाले हैं वो है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी हमारे पास रिसेंट में आपने देखा होगा कि जो वीपी है उनका इलेक्शन हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास पंजाब पीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इट्स अ वेरी हाई चांस कि ये टॉपिक सीडीएस में भी पूछा जाए। तो अभी आज हम करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितना भी है वो एक ही वीडियो के अंदर हम करेंगे कि हो जाए सारा का सारा। ठीक है। सो अभी सबको पता है प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे पास में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, राइट। बिकॉज ही इज़ द हेड, कि जो हेड होता है स्टेट का वो कौन होते हैं हमारे पास में प्रेसिडेंट होते हैं। इसीलिए उनकी जो स्टैंप होती है उनको बोलते हैं हम रबर स्टैंप। अभी प्रेसिडेंट जो है पहले बात तो कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, राइट। तो उनकी पोजीशन कैसी होती है, पहले बात तो ये होना चाहिए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये सबको पता है। फिर उसके बाद में कैसी होती है सेरेमोनियल। सेरेमोनियल इससे रखी गई है ताकि जो रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, और जो हमारे पास में जो रियल किसके पास होती है पीएम के पास, राइट। और अगर हम इलेक्ट करके जो ले जाते हैं प्रेसिडेंट को, अगर उनको भी हम रियल पावर दे दे तो देर टसल जो होता है पावर का, है ना, उसको हमारे पास ख़त्म करने के लिए हमने उसको क्या बनाया हुआ है यहाँ पे प्रेसिडेंट को हमारे सेरेमोनियल पोजीशन। क्योंकि हमने देखा है हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, हमारे पीएम के ऊपर बेस्ड है, राइट। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है तो वहाँ पे उनको कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दी जाती है, लेकिन इंडिया में वो चीज़ नहीं होती है। तो रियल जो पावर होती है वो हमारे पास में किसके पास होती है, एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसको हेड करते हैं। अभी अगर हम बात करें इनके आर्टिकल्स की तो यहाँ पे ना 57 से हमारे पास में स्टार्ट होते हैं आर्टिकल और आई थिंक 67 तक जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ 10-12 आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे पास में प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अभी सबसे पहले आते हैं इलेक्शन के लिए आर्टिकल जो 57 है हमारे पास में वो बताता है कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होंगे। अभी इलेक्शन इसलिए यह इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि सीडीएस के अंदर में ये पहले भी पूछा जा चुका है हमारे पास में। अभी इलेक्शन के लिए हमारे पास में जो ईसीआई है पहली बात तो वो इलेक्शन करवाती है। इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास में एक इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है उसको बनाया जाता है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। पहली बात कि जो जितने भी इलेक्टेड एमपीज़ होंगे, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे जो हमारे पास में इलेक्टेड होंगे वो उसका पार्ट होंगे। साथ में ही जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर होंगे। और वो हमारे पास यूटी जहाँ पर क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कौन कौन सी है हमारे पास में, दिल्ली, पौंडुचेरी, और अभी हमारे पास में आपने देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर है वो भी इंक्लूडेड है, राइट। तो हमारे पास में ये आ जाएगा। तो दिल्ली, पौंडुचेरी हमारे पास में ये भी हमारे पास में क्या होंगी, इसके क्या होंगे मेंबर होंगे हमारे पास में। फिर आएगा कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं हमारे पास में जो कि प्रेसिडेंट है उनको नॉमिनेट करते हैं, है ना। 12 मेंबर होते हैं किसमें, कहाँ होंगे, लोकसभा के अंदर, और 2 होते हैं हमारे पास में किसमें, राज्यसभा के अंदर। तो वो जो है हमारे पास में वो ये इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं। साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है उनके भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं उनके चाहे इलेक्टेड मेंबर हो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो वो हमारे पास में यहाँ पे इसका पार्ट नहीं बनते हैं। ओके। फिर आता है हमारे पास की टर्म जो है वो 5 साल का रहता है। अगर नया इलेक्शन होता है तो जिस डेट से वो ऑफिस के अंदर हमारे पास में न्यू प्रेसिडेंट एंटर करेंगे उससे लेकर 5 साल तक हमारे पास में उनका रहेगा, है ना। और कैसे होते हैं रीअपॉइंटमेंट, कि क्या वो रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर यूएसए की बात करते हैं हम तो वहाँ पे कितना होता है, 2 टर्म के लिए होता है बस। अभी अगर हम बात करें कि इनका रेजिग्नेशन है ना, कि वो रिज़ाइन कैसे देंगे, वो वैकेंसी अगर क्रिएट होती है तो वो उससे पहले क्या होता है रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अभी रेजिग्नेशन देने के लिए वो किसी भी टाइम दे सकते हैं रेजिग्नेशन, और किसको देते हैं हमारे पास में, उससे नीचे जो पोस्ट होती है यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसको देते हैं। अभी क्या उनको रिमूव करा जा सकता है ना। तो वो होता है कि आर्टिकल 61 हमारे पास में इम्पीचमेंट की बात करता है। वो हम लास्ट में करेंगे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा कैसे होता है। सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में जो वर्ड है इम्पीचमेंट उसको यूज़ करा गया है, बाकी वाइस प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पे कोई इम्पीचमेंट वर्ड है वो यूज़ नहीं करा है।
है ना। तो एक तो ये याद रखना है हमारे पास में ये। और इम्पीचमेंट की प्रोसेस कैसी होती है, मान लो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास में इम्पीचमेंट के लिए रेजिग्नेशन के लिए आता है कहाँ से, प्रेसिडेंट के ऑफिस से। तो उनको वो जो रेजिग्नेशन लेटर आ रहा है उसको एड्रेस करना होता है किसको, स्पीकर ऑफ द हाउस को, कि ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन उन्होंने को करना पड़ता है। ताकि किस लिए हो, ताकि जो कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि हमने देखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो हमारे पास, उनके पास रियल पावर होती है, बट हमारे पास में पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट करते हैं किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पे, राइट। अभी यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये होल्ड करेंगे ऑफिस अंटिल द सक्सेसर अराइव, कि जब, क्यों, ये वही बता रही हूँ मैं कि यहाँ पे क्या होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैक्यूम है ना उसको, वो क्रिएट ना हो जाए। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए बिल्कुल ही, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब तक वो सक्सेसर अराइव नहीं हो जाते तब तक वो पोस्ट को कंटिन्यू करके रखते हैं रेजिग्नेशन देने के बाद भी। ठीक है, अभी आते हैं, देखो ये आ गया इलेक्शन आर्टिकल हमारे पास में 51 बताता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि एलिजिबिलिटी अगर प्रेसिडेंट को बनना है तो वो हमारे पास में, उसके पास में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने चाहिए, है ना। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी, तो सबसे पहले 3 क्वालिफिकेशन हमारे पास में मेंशन्ड है यहाँ पे। पहला है कि वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, है ना। अभी यूएसए के अंदर क्या होता है, बाय बर्थ होता है, कि अगर उन्होंने बाय बर्थ लिया है तो ही वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई नहीं है, उनको बस सिटीजन होने की रिक्वायरमेंट है। अभी बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, उसका कोई मेंशन नहीं है। फिर उसके बाद में है कि उनका जो एज है ना, वो कितना होना चाहिए, 35 एज हो चुकी होनी चाहिए। और वो कैसे होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, किसके लिए, इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगर हम वीपी की बात करेंगे ना तो वहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन है वो राज्यसभा का है, यहाँ पे क्या है, लोकसभा का है। अभी साथ में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, उसके अंडर में अगर वो है तो वो कैसे हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कोई ऐसे डिफाइन करके नहीं बताया कि क्या होता है, इसके लिए पार्लियामेंट ने ही बताया हुआ है और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया हुआ है। अभी अगर मान लो कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर है, तो जो ये पोस्टें होती है ना, तो ये कैसे होती हैं, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में नहीं आती हैं, राइट। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अलग आती हैं, जैसे किसी जो कोई पब्लिक सर्विस या फिर मान लो कोई पीएसयू है ना, उसमें उन्होंने कोई सीईओ की पोस्ट हैंडल करी हुई है, तो वो ऑफिस में कैसा आएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो हो गए, ये इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर अगर ये तो थी क्वालिफिकेशन की बात कि हमारे पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। अभी अगर उनको डिसक्वालीफाई, है ना, अगर वो होते हैं तो किस तरीके से होंगे, कि उन्होंने क्या करा होगा कि वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो प्रेसिडेंट जो है वो कोई से भी मेंबर के हाउस के या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो इलेक्टेड होते हैं तो उन्हें अपनी सीट जो है वो कैसी करनी होती है, वेकेंट करनी होती है। और साथ में वही कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास में वो होल्ड नहीं करने चाहिए। ओके, फिर आता है इमोल्यूमेंट्स और अलाउंस। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास में पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करते हैं। और एक बार बनाने के बाद में ये नहीं है कि बाद में उसको रिड्यूस कर दी जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए, वो चीज़ें नहीं होती हैं। फिर उसके बाद में आते हैं हम ओथ के ऊपर, कि प्रेसिडेंट है वो आगे हैं तो उनको ओथ कौन दिलाएगा, पहले बात तो। और क्या ओथ है उसके लिए कोई आर्टिकल है। अभी देखो जो हमारे पास में शेड्यूल 3 आता है उसमें ओथ से रिलेटेड है, वो शेड्यूल 3 जहाँ पे यूनियन के मिनिस्टर्स हो गए हमारे पास में, है ना, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, उनके ओथ की बात करी हुई है। लेकिन शेड्यूल 3 के अंदर हमारे पास में जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है ना, और गवर्नर्स हैं, उनके हमारे पास में ओथ नहीं आती है। तो इसको इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। ओथ हमारे पास में कहाँ आएगा, हमारे पास में आर्टिकल 16 से, ओ से ओथ और 6 का ओ से हमारे पास में, ऐसे याद कर सकते हो। अभी ओथ दिलाता कौन है, सीजीआई ओथ दिलाते हैं उनको। अगर वो एब्सेंट है यहाँ पे तो सीनियर मोस्ट जो अवेलेबल जज होंगे वो दिलाएंगे। अगर वो भी एब्सेंट है तो फिर और कोई दिलाता है हमारे पास में। अभी एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है ना, मान लो प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दिया और उसके बिहाफ पे वीपी हैं वो एक्ट कर रहे हैं, तो उनको पहले ओथ लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद में वो ऑफिस में अपनी ड्यूटीज़ जो है, फंक्शन है, वो डिस्चार्ज करेंगे।
अभी बात करते हैं हम पावर्स की। अभी कुछ पावर्स होती हैं जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई, लेजिस्लेटिव पावर हो गई, पार्डनिंग पावर हो गई, इमरजेंसी पावर हो गई, वो सारी हमारे पास में प्रेसिडेंट के पास आती है। सबसे पहले आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में आप देखोगे ना तो आर्टिकल जो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम पढ़ेंगे आगे, तो आर्टिकल 75, 76, 78 है ना, ये हमारे पास में बताते हैं। तो 75 और 78 आर्टिकल है ना, वो हमारे पास में आते हैं। सबसे पहले होता है कि हमारे पास में जितनी भी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो लिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सारे किसके नेम पे लिए जाते हैं हमारे पास में, यहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम पे। वो ही हमारे पास में रूल्स बनाएंगे, ठीक है। रूल का ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कैसे होगा, अलोकेशन कैसे होगा मिनिस्टर के अंदर में, वो बताता कौन है हमारे पास में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताती है। लेकिन उनके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे ये सारे काम होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हमारे पास में, है ना। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो यूनियन से लेकर, कोई यूनियन जो है यूनियन ऑफ इंडिया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, है ना, वो किसको कन्वे करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राइट। फिर हमारे पास में 78 आर्टिकल आता है जो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर है ना, वो किसी भी मिनिस्टर को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उसके अंदर में क्या होते हैं, इंडिविजुअल मिनिस्टर होते हैं। अभी वो इंडिविजुअल मिनिस्टर चाहे, है ना, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो पूछ सकते हैं कि आपने ये काम कैसे करा है, काम नहीं करा है, क्या चल रहा है ना, वो एक ही कन्वे, वो जो बिजनेस होगा, ट्रांजैक्शन कैसे होगी, वो सारा वो क्या है पूछ सकते हैं हमारे पास में। और किसकी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, जो पीएम होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर साथ में जो यूटी है, अभी ये तो थे स्टेट से रिलेटेड, है ना, मतलब जो पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड। अभी हमें पता है यूटी है वो डायरेक्टली किसके अंडर आती है हमारे पास में, प्रेसिडेंट के, राइट। तो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं किसको, हमारे पास में यूटीज़ को। और उनके लिए वहाँ पे कौन होते हैं हमारे पास में, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, राइट। अभी ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पास में चंडीगढ़ की है ना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो है उनको अमेंड करने की बात करी है। जो चंडीगढ़ का स्टेटस है हमारे पास, हमें पता है वो यूटी है, लेकिन उसको बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो पंजाब है ना, उसके जो हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटर है उनको चेंज करके हमारे पास में जो सारा पावर किसको दी जाएगी, सेंटर को दी जाएगी। तो एक उसलिए भी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए किसकी पावर आती है, हमारे पास प्रेसिडेंट की पावर आती है। फिर उसके बाद में है कि ये डिक्लेयर करते हैं किसी भी स्केड्यूल एरिया को कि वो स्केड्यूल एरिया है कि नहीं, है ना। और हमारे पास में किसके अंदर आते हैं ये, 5th और 6th स्केड्यूल के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा होगा जो टैक बनती है यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है, वो सारा किसके अंदर आते हैं, 5th और 6th। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर करना कि ये स्केड्यूल एरिया है, ये स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है, वो सारा कौन करता है, वो हमारे पास में प्रेसिडेंट करते हैं। अभी साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में आती है अपॉइंटमेंट्स, कि ये हमारे पास में किन किन कौन सी पोस्ट है उनको अपॉइंट करेंगे। तो आर्टिकल 75 ये कहता है कि देयर शाल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, देयर शाल बी अ प्राइम मिनिस्टर हु हेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शन किसके अंडर करती है हमारे पास में, पीएम के, राइट। अभी वो उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है हमारे पास में, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही अदर मिनिस्टर हैं उनको हमारे पास में क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और वो हमारे पास में होल्ड करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। अभी देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग हिज प्लेजर, राइट, क्योंकि ये किस किस के लिए, एक तो मिनिस्टर्स के लिए जो काउंसिल ऑफ है, और साथ में गवर्नर के लिए भी हमारे पास में ये है, ये पर्टिकुलर वर्ड मैंशनड है हमारे पास में। फिर आ गया जैसे अटर्नी जनरल हो गया, कैग हो गया, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, गवर्नर्स हो गया, फाइनेंस कमीशन तो आर्टिकल 280 के अंदर वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, सीजीआई हो गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, वो सारी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होती है ना उनको अपॉइंट कौन करते हैं हमारे पास में, प्रेसिडेंट ही करते हैं हमारे पास में। अभी लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव मतलब होता है कि लेजिस्लेशन लाने की पावर, कोई लॉ बनाने की पावर, है ना, वो किसके पास में होती है हमारे पास में, प्रेसिडेंट के पास में। लॉ पास कौन करता है हमारे पास में, पार्लियामेंट पास करती है। लेकिन उस बिल जो है ना, बिल आया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने पास करा उसको, और वो बिल जो है वो एक्ट कब तक नहीं बनता, तब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स ना हो हमारे पास में, कि प्रेसिडेंट है वो मंजूरी ना दें। वो किस लिए होता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है हमारे पास में वो कैसे होते हैं, पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होते हैं हमारे पास में, इसीलिए उनकी जो मोहर होती है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास में। अभी
लेजिस्लेटिव पावर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पहले आता है कि वो सम्मन कर सकते हैं, ठीक है, प्रोरोग कर सकते हैं किसको? पार्लियामेंट सेशन को। हमारे पास पता है पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं हमारे पास में, मिनिमम टू मिनिमम हमारे पास में 2 सेशन जो हैं वो होते हैं। अभी वो क्या क्या लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि मिनिमम टू मिनिमम 6 महीनों का हमारे पास में गैप हो सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ का। इसीलिए वो बोल रहे हैं हमारे पास में कि 2 सेशन तो बनेंगे, है ना। मैक्सिमम 3 भी हो सकता है हमारे पास में, राइट। और हमारे पास में क्या होता है? डिसॉल्व करते हैं किसको? हमारे पास में किसको? लोकसभा को। वो पावर किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में है। और वो किसकी एडवाइस पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। फिर वो कहते हैं जॉइंट सिटिंग कब होती है हमारे पास में? किसी भी बिल के लिए अगर जॉइंट सिटिंग करवानी है, जहाँ पर भी कोई अगर आ जाए कि उनके बीच में कोई टसल हो रही है, बिल पास नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए होता है। तो ये आर्टिकल 108 में है हमारे पास में। इसके बाद में 109 से हमारे पास में फाइनेंस बिल स्टार्ट हो जाते हैं। फिर करते हैं ये एड्रेस करते हैं जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसका जो फर्स्ट सेशन होगा उसको, है ना, स्पेशल एड्रेस जो होता है वो। और जो फर्स्ट सेशन होता है हर साल का, है ना, जिसमें जो हम थैंक यू जो मोशन लगता है वो वाला। तो ये जो दोनों हैं ये कौन एड्रेस करते हैं हमारे पास में? प्रेसिडेंट करते हैं। और पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा तो उसको मैसेज भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। फिर ये करेंगे नॉमिनेशन वही कि राज्यसभा के अंदर जो कितने होते हैं? 12 मेंबर्स, राइट। किसमें? साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज के लिए वो करते हैं। और 2 मेंबर होते हैं हमारे किसमें? लोकसभा के अंदर में, जो कि पहले होता था एंग्लो इंडियन जो थे कम्युनिटी से उनके लिए करा जाता था, लेकिन अभी इस प्रोविज़न को हमारे पास में हटा दिया गया है। वो कब हुआ है हमारे पास में? 104 जो CA आया था 2019 में, उससे। तो अभी के लिए अगर आप बोलोगे कि क्या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर नॉमिनेट होते हैं लोकसभा में, तो आंसर हो जाएगा नो, राइट। फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करते हैं किसको? MPs को। अभी देखो जो 10th शेड्यूल वाला है हमारे पास में, है ना, जो कि हमारे पास में 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है, वो हमारे पास में अलग है और ये अलग है। वो वहाँ पे कौन करते हैं? स्पीकर करता है। लेकिन यहाँ पे अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी तो वो कंसल्ट पहले उनको करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन से, और फिर अगर वो इलेक्शन कमीशन बोल देते हैं तब उसके बाद में हमारे पास में प्रेसिडेंट है उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, राइट। तो ये 2 चीज़ें बहुत अलग अलग है, इनको ध्यान से करना है। फिर उसके बाद में हमारा आता है कि इनकी रिकमेंडेशन की रिक्वायर्ड होती है कहाँ कहाँ पे? पहले होता है मनी बिल। अभी देखो मनी बिल कौन बताता है कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं? तो वो हमारे पास में बताते हैं कौन? स्पीकर। जैसे अभी हमारे पास में रिसेंटली अभी जो पार्लियामेंट सेशन चला था लास्ट वाला, उसके अंदर में एक बिल ऐड हुआ था, राइट। अभी उस बिल को फाइनेंस बिल की तरह हमारे पास में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, राइट। तो जैसे अभी और बोल के तो आधार बिल, है ना, जो आधार कार्ड से रिलेटेड बिल था वो हमारे पास में नॉमिनेशन, वैसे तो नॉर्मल बिल था लेकिन स्पीकर ने उसको क्या बोला प्रेसिडेंट को देने से पहले कि वो मनी बिल है। अभी मनी बिल में इसलिए होता है कि मनी बिल को है ना, जब प्रेसिडेंट एक तो पहले प्रायर उसको रिकमेंड करते हैं और साथ में उसको मना भी नहीं कर सकते पास करने से, है ना। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली उसको क्या है, बाउंड करवाने के लिए। तो यहाँ पे होता है प्रायर रिकमेंडेशन किसके लिए होता है? मनी बिल के लिए, जो कि आर्टिकल 110 है और 117 है हमारे पास में, राइट। ये 117 आर्टिकल फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है हमारे पास में। फिर आता है कि जो बिल होते हैं जहाँ की जो CFI है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, अगर वहाँ से कोई भी एक्सपेंडिचर निकलवाना है तो पहले रिकमेंडेशन लगती है किसकी? प्रेसिडेंट की। फिर साथ में ही हमारे पास में आर्टिकल 3 है जहाँ पे नेम चेंज करना होता है, बाउंड्री चेंज करनी, साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो सारे बिल के लिए हमारे पास में पहले रिकमेंडेशन लगती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। अभी जो पार्लियामेंट में जो भी बिल पास होते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट का क्या होता है? 3 तरीके से होता है कि या तो वो अपनी जो इसको ना वीटो पावर होती है ये, राइट। तो वो आगे होगा हमारे पास में। वीटो से पहले आता है कि मान लो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ने बिल पास करवाया, है ना, ये हमारे पास में, एक मिनट, मान लो ये हमारे पास में पार्लियामेंट है, यहाँ से बिल गया हमारे पास में, किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में। अभी प्रेसिडेंट चाहे तो, है ना, इनके पास में क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं। या तो ये क्या करे, अपनी जो मंजूरी है ना, एसेंट देने से क्या कर दे, वो मना कर दे, है ना। दूसरा होता है कि वो क्या करे, रिटर्न कर दे। रिटर्न किसको कर सकते हैं? सिर्फ हमारे पास में जो मनी बिल नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बिल को और हमारे पास मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, राइट।
तो ये होगा, या तो उन्होंने रिटर्न कर दिया। और थर्ड क्या होता है हमारे पास में कि या वो उसको हाँ मंजूरी दे दें। ये तीन हमारे पास में केसेस आते हैं, राइट। अभी अगर उन्होंने विद हल कर लिया तो ये इनके पास में ही रह जाता है और आगे मंजूर नहीं होता है। अगर हमारे पास में इन्होंने क्या करा, उसको रिटर्न करा, रिटर्न करने के बाद वो फिर से कहाँ गया, पार्लियामेंट में गया। अभी पार्लियामेंट ने वापस से उसको क्या करा, प्रेसिडेंट के पास भेजा फिर से दोबारा। फिर इस केस के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मंजूरी देनी ही पड़ेगी। और ये कब ऐड हुआ है हमारे पास में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे पास में, राइट। वो आगे करेंगे हम, तो इसको याद रखना है। फिर अगर ये तो था हमारे पास में पार्लियामेंट के केस में। फिर अगर स्टेट लेजिस्लेचर है, मान लो गवर्नर है, वो बिल को रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट या तो असेंट दे सकते हैं या उसको विड्रॉल कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, पास भी करवा सकते हैं। अभी पास कौन करेगा, वही किसकी मंजूरी लग, इवेंचुअली पावर किसके पास में होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में, हेडेड बाय द पीएम, राइट। अभी यहाँ पे ना आर्टिकल 123 आता है, आर्टिकल 123, एक आर्टिकल 123 हमारे पास में बोलता है कि ऑर्डिनेंस के बारे में, है ना, कि ऑर्डिनेंस जो है उसको प्रोमुलगेट। अभी ऑर्डिनेंस आया कहाँ से हमारे पास में, पहले तो ये याद रखना है हमने इसको लिया कहाँ से, ऑर्डिनेंस की पावर जो है वो आई कहाँ से है। क्या हमने रशिया से लिया है, क्या हमने यूएसए से लिया है, क्या हमने ब्रिटिश से लिया है, या फिर हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 से, है ना, वहाँ से लिया है। तो एक तो ये इसको ये पता होना चाहिए मेरे पास में। फिर ऑर्डिनेंस जो है उसकी पावर हमारे पास में किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास। अब ऑर्डिनेंस होते क्या है, मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या क्योंकि बिल को पास करवाने के लिए दोनों हाउस का रिक्वायरमेंट होता है। अभी एक बिल जो हाउस है वो पार्लियामेंट में नहीं है, तो उस केस में हमारे पास में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। वो सेम होता है हमारे पास में, पार्लियामेंट की पावर है ना, उसके बराबर नहीं होता, बस बिल टेम्परेरी पीरियड के लिए लागू करवाने के लिए, है ना, कि पार्लियामेंट है उसको बाईपास करवाने के लिए एक तरीके से ऑर्डिनेंस आता है हमारे पास में, जो कि पार्लियामेंट को 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है। अगर वो नहीं अप्रूव होता तो उसको फिर हटा दिया जाता है, राइट। अभी यहाँ पे पार्लियामेंट के पास में आता है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स से रिलेटेड ये है कि मान लो कोई फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है ना, यूपीएससी की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है, वो सारी रिपोर्ट जो होती हैं हमारे पास में, उनको पार्लियामेंट में ले कौन करता है, प्रेसिडेंट। मतलब पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट, राइट। और साथ में कि यूटीज से रिलेटेड जितने भी होंगे वो सारे रेगुलेशन कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट ही बनाते हैं, राइट। अभी आती है फाइनेंशियल पावर। देखो फाइनेंशियल में आता है सबसे पहले कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट एक तरीके से, राइट। उसको ले करने की पावर किसकी होती है, प्रेसिडेंट की। मनी बिल के लिए रिकमेंडेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। फिर उसके बाद में अगर CFI से हमें कोई मनी विड्रॉ करवाना हो तो भी वो कौन करता है हमारे पास में, किसके, प्रेसिडेंट के पास में। और फाइनेंस कमीशन है ना, आर्टिकल 280 ये कहता है कि हर 5 साल के बाद में एक फाइनेंशियल कमीशन का गठन करा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर किसके पास में होती है, हमारे पास में प्रेसिडेंट के पास में, ओके। फिर उसके बाद में आती है हमारे पास में जुडिशियल पावर। अभी जुडिशियल का मतलब है यहाँ पे जुडिशियल का मतलब ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट की पावर इनके पास में है, नहीं। एज अ पोस्ट जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके अंदर इनको कुछ पावर दी हुई है ना। तो उसके अंदर कौन कौन सी आती है, पहले बात तो कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट करते हैं, तो ये एक तरीके की एग्जीक्यूटिव पावर है हमारे पास में, राइट। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आर्टिकल 143 जो हमारे पास में कहाँ से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। वहाँ पे वो ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट एडवाइजरी लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, है ना, तो एडवाइजरी सीक करने की जो पावर है किसी भी केस में, मान लो कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ट्रीटी है या अभी कोई केस चल रहा है, उससे रिलेटेड प्रेसिडेंट को कोई एडवाइजरी जुरिडिक्शन चाहिए, तो वो हमारे पास में किसके पास में आते हैं, आर्टिकल 143 के पास में आते हैं। और ये जो एडवाइस होती है ना, ये हमारे पास में प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, वो चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो वो हाँ भी भर सकते हैं। वही जुडिशल पावर में इंपॉर्टेंट हमारे पास में आता है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 हमारे पास में क्या देता है, पार्डनिंग पावर टू द प्रेसिडेंट।
अभी उनके पास में पार्डन करने की पावर होती है, रिप्रीव करने की, रिस्पाइट, रमीशन, सस्पेंशन की कोई सज़ा है उसको सस्पेंड कर दिया, कम्यूटेशन की पावर होती है ना, और वो किस केस में हो सकती है, कोर्ट मार्शल, क्योंकि वो कमांडर होते हैं इसलिए, यूनियन के लॉ में, और डेथ सेंटेंस में। अभी डेथ सेंटेंस का है ना, ये हमारे पास में गवर्नर के पास नहीं होती है हमारे पास में, है ना, और कोर्ट मार्शल भी नहीं होता। फिर उसके बाद में है डिप्लोमेटिक पावर। मान लो जितने भी यूनियन ऑफ इंडिया है ना, उनके जितने भी जो काम होंगे, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा इंटरनेशनल लेवल पे जो भी होगा, तो उससे रिलेटेड जो पावर किसके पास होती है, वो प्रेसिडेंट के पास के। फिर इमरजेंसी का आपको पता है, यहाँ पे 356 जो आएगा, 360 जो आता है वो हमारे पास में इमरजेंसी से रिलेटेड है, और इमरजेंसी को लगवाने की पावर, उनको हटाने की पावर हमारे पास में किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास में होती है। फिर आता है मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर इसलिए क्योंकि वो क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, इसीलिए उनके पास में मिलिट्री पावर्स होती हैं। फिर यहाँ पे एक आती है डिस्क्रिशनल पावर। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अगर आप देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होता। डिस्क्रिशन मतलब खुद की मंजूरी से, जहाँ पे उनको क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उनका नहीं लेना पड़े, उनकी एडवाइस नहीं लेनी पड़े, तो वो होता है डिस्क्रिशन, कि मैं खुद के डिस्क्रिशन पे काम कर रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में गवर्नर के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास में क्या होता है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, कि सिचुएशन ऐसी है तब उसके पास में डिस्क्रिशन आया हुआ है। ठीक है, अभी ये कब कब कौन कौन से केस में होता है। सबसे पहला होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम। अभी इसका मतलब क्या है, अपॉइंटमेंट तो पीएम ये होता है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर में जब हमारे पास में लोकसभा बनती है तो उसका जो हमारे पास में मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी का जो लीडर होगा उसी को हम पीएम बनाते हैं, ये होता है। लेकिन जब कोई सिंगल मेजोरिटी की मान लो कोई कमांड में ही नहीं है, मतलब ये लोकसभा तो बनने वाली है, लेकिन यहाँ पे 4 पार्टीज है ना, और किसी भी पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस के अंदर जो प्रेसिडेंट है ना, वो किसी भी पार्टी के मेंबर को बोल सकते हैं कि सर हम आपको पीएम बना रहे हैं कुछ टाइम के लिए, बट आपको इस टाइम 6 महीनों के अंदर अंदर आपको क्या लानी पड़ेगी, मेजोरिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, वो हो जाता है। या फिर क्या करें कि मान लो कोई पीएम है हमारे पास में और उनका डेथ हो जाए, अभी पीएम का डेथ हो गया, ठीक है, तो उस केस में उसके पास सक्सेसर नहीं है, तो उस केस में वो किसी भी पर्सन को बना के पीएम है वो बना सकते हैं। फिर होगा डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको डिसमिस करने की पावर। ये कब होगा, जब वो मेजोरिटी लूज कर जाए या फिर उनके अगेंस्ट में क्या हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाए, तो उस केस के अंदर में वो क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। फिर होता है डेजोल्यूशन। डेजोल्यूशन का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी मेजोरिटी लूज़ कर दी है। अभी जब जैसे ही मेजोरिटी लूज हो जाती है तो अब ऑटोमेटिकली हमारे पास में अब ये कब होता है कि मान लो पीएम है, पीएम ने रेजिग्नेशन दे दिया, जैसे ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो डेजोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास में, और वो डेजोल्यूशन की पावर किसके पास होती है हमारे पास में, प्रेसिडेंट के पास में। या फिर उन्होंने मेजोरिटी है वो लूज़ कर दी और पीएम एडवाइस करते हैं कि आप जो है वो जो लोकसभा है मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको क्या कर सकते हो आप डिसोल्व कर दो, है ना, तो वो पावर किसके पास में है, प्रेसिडेंट के पावर में। तो ये कौन सी होती है, डिस्क्रिशन की पावर्स हमारे पास में। फिर होती है हमारे पास में किसकी, पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर बताया था मैंने, आर्टिकल 72 आता है, यहाँ पे कोर्ट मार्शल जो होते हैं है ना वो भी इंक्लूडेड है, और ये सारी एडवाइस किसके बेस के ऊपर चलती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एडवाइस करेंगे किसको पार्डन करना है कि नहीं, है ना, किसकी पनिशमेंट को कम करना है कि नहीं। तो सबसे पहले पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसने जितने भी जो मान लो किस केस में वो अभी जेल है वो ले रहा है ना, तो उस केस में उसके सारे ही लो जो पावर मतलब जो क्राइम है उनको ख़त्म कर दिया जाता है, सारी पनिशमेंट को हटा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, पार्डनिंग पावर, है ना, पार्डन कि कम्प्लीटली एब्जॉल्व कर देते हैं हम किसको, उनको क्राइम्स को। फिर होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कोई पनिशमेंट है उसको एक पनिशमेंट है मतलब डेथ सेंटेंस को दिया हुआ है, अभी डेथ सेंटेंस को मतलब कि बोलते हैं कि भाई ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ही बुरी है एक तरीके से, है ना, किसी की लाइफ जो है लिबर्टी है आप उसको ही छीन रहे हो एक तरीके से, तो ये इसको कम करने के लिए कि आप ये करो डेथ सेंटेंस को हटा के उसको रिगरस इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दो,
है ना, एक हैवियर पनिशमेंट को एक लेसर में कन्वर्ट कर दो, तो वो हो जाता है क्या हमारे पास में, कम्यूटेशन। फिर होता है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है कि ये टाइम पीरियड, यहाँ पर रिमिशन है ना, अब इसको ऐसे देख सकते हो कि री एडमिशन, एडमिशन आपने दोबारा लिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ड्यूरेशन जो होता है ना, वो कम करते हैं, जो नेचर है वो कम नहीं होगा हमारे पास में, है ना। लेकिन कम्यूटेशन के अंदर आप नेचर को चेंज कर रहे हो, कि डेथ सेंटेंस था उसका नेचर चेंज करके हमने क्या कर दिया, रिगरस इम्प्रिजमेंट, तो वहाँ नेचर चेंज हुआ। लेकिन रेमिशन के अंदर नेचर सेम रहता है, ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड है कि 2 साल से 1 साल हो गया, 10 साल से उन्होंने 2 साल कर दिया, वो चीज़ें। फिर होएगा रिस्पाइट। रिस्पाइट में होता है कि लेसर पनिशमेंट दी जाती है, कोई एक्स्ट्रा ही हमारे पास में स्पेशल सर्कमस्टांसिस हो गए, जैसे किसी को डिसेबिलिटी हो गया, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनको रिस्पाइट कर सकते हैं। फिर आता है रिप्राइव। रिप्राइव एक होता है टेम्परेरी, मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई बहुत ही हीनियस क्राइम कराया और उनको क्या है, डेथ सेंटेंस दिया। अभी वो डेथ सेंटेंस पे उन्होंने क्या लगाया, हमारे पास में स्पेशल पिटिशन लगाई प्रेसिडेंट को। अभी उसके ऊपर जो है वो टेम्परेरी स्टे लाने के लिए एक तरीके से जो पावर होती है कि जो डेथ सेंटेंस में हम टेम्परेरी स्टे लगा रहे हैं ताकि उसको रिव्यू कर सकें, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिप्राइव। तो ये हो गया किसके ऊपर, टेम्परेरी स्टे लगा दी जाती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, है ना। फिर आता है वीटो पावर। अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 3 तरीके की वीटो पावर होती है। जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 111। अभी यहाँ पे एक बिल पास होता है बोथ हाउसेस के अंदर। अभी बोथ हाउसेस के पास होने के बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब तक वो प्रेसिडेंट साइन नहीं करते तब तक वो क्या बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा, है ना। ये प्रोसेस होता है हमारे पास में। अभी इंडियन जो प्रेसिडेंट है कि जो उनके पास में 3 तरह की वीटो पावर होती है, लेकिन जो यूएसए के हैं उनके पास में एक एक्स्ट्रा पावर होती है ना, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। अभी यहाँ पे आता है, पहले होती है कौन सी, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि प्रेसिडेंट है वो क्या कर लेते हैं, अपनी एसेंट जो है उसको विडहोल्ड कर लेते हैं, मतलब उन्होंने रोक लिया। अगर उन्होंने ये बिल आया उनके पास में, है ना, ये प्रेसिडेंट है, इनके पास में वही बिल आया, अभी उन्होंने क्या करा, इस बिल को विदहोल्ड कर लिया कि भाई मैं आगे पास नहीं कर रहा हूँ उनको, तो वो क्या होगा, बिल है वो क्या बोलेगा, लैप्स कर जाएगा। अभी ये कब होता है, जब मान लो कोई जो प्राइवेट मेंबर बिल है ना वो आता है। मोस्टली जो अगर कोई मिनिस्टर बिल लेके आते हैं तो वो पास ही हो जाता है क्योंकि उनमें मंजूरी होती है ना। तो ये कब होता है कि जब हमारे पास में कोई प्राइवेट मेंबर बिल आया हो। अब एग्जांपल में देखो कि ये क्या है, 1954 में पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल आता है ना, वो हो गया। एमपीज़ की सैलरी का आया था हमारे पास में बिल, तो वो बहुत सारे बिल हैं जो उन्होंने क्या करें, विदहोल्ड करे हैं, कि विदहोल्ड कर लिया और उन्होंने वहीं पे रखा हुआ है हमारे पास में। फिर होता है एक सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट है वो रिटर्न कर देते हैं, बिल आया उनके पास में और उन्होंने हमारे पास में पार्लियामेंट को वापस में रिटर्न कर दिया। अभी पार्लियामेंट अगर उसको वापस से पास करती है ना, तो उनको क्या होगा, हमारे पास में मंजूरी देनी ही पड़ती है, राइट। और ये कैसे होगी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से, है ना। उन्होंने जैसे ये पार्लियामेंट है, उन्होंने ऑर्डिनरी जो मेजोरिटी है, मतलब हमारे पास में सिंपल मेजोरिटी है, उसे वापस पास करा और पास करने के बाद में प्रेसिडेंट को दे दिया। अभी इस केस में उनको यहाँ पे क्या होता है, मैंडेटरी हो जाता है, राइट। यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं होता। यूएसए के केस में क्या होता है, यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है हमारे पास में उसको पास करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी यानी कि ऑर्डिनरी जो मेजोरिटी है उससे हो जाएगा हमारे पास में। और ये कब काम नहीं आता, कौन हमारे पास में, किस में, मनी बिल के लिए, है ना, वहाँ पे नहीं होता ये। फिर होता है हमारे पास में पॉकेट वीटो। पॉकेट का वीटो मतलब है कि अपने पॉकेट में डाल लिया और भूल गए कि हाँ भी कोई बिल भी था कि नहीं, कि उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया यहाँ पे, है ना, या उन्हें विड्रॉल नहीं करा, कुछ नहीं करा, उन्होंने बस पॉकेट में रखा और भूल गए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में। अभी पॉकेट वीटो है वो इंडियन प्रेसिडेंट की ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू यूएसए के अंदर वहाँ पे 10 दिन के अंदर उनको बताना ही होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ये काफ़ी बार यूज़ करा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। किसके अंदर आते हैं, आर्टिकल 111। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास में क्वालिफाइड वीटो नहीं होती है, ओके। अभी फिर आते हैं हम, लास्ट टॉपिक है आई थिंक ये हमारा, ये है इम्पीचमेंट से रिलेटेड। जैसे आर्टिकल 60 आता है हमारे पास में किससे, ओथ से रिलेटेड, राइट। आर्टिकल 60 के बाद आता है 61 जो हमारे पास में किससे होता है, इम्पीचमेंट से। इम्पीचमेंट से जो डील करता है हमारे पास में। अभी ग्राउंड कौन कौन से हैं इम्पीचमेंट के, पहले तो ये है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास में बोला है कि वायलेशन अगर करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। अभी वायलेशन कौन सी चीज़ें वायलेशन होंगी, कौन है ना, वो चीज़ें मेंशन नहीं है, ना ही उसको डिफाइन करा है इम्पीचमेंट को, ना ही ये जो वायलेशन वर्ड है इसको डिफाइन करा हुआ है, बस उन्होंने सिंपली लिख दिया है हमारे पास में। अभी इसके लिए उनको बिल पास करवाना पड़ता है। अभी बिल पास करवाना सबसे पहले होता है कि इनिशिएट जो है वो या तो ये लोकसभा में भी हो सकता है या फिर ये राज्यसभा में भी हो सकता है, दोनों के अंदर हो सकता है। अभी इसके लिए उनको पहले नोटिस देना पड़ता है 14 दिन का, किसको, प्रेसिडेंट को। और मिनिमम जो है 1/4 जो मिनिमम मेंबर है ना, उनसे उनको क्या करवाना पड़ता है, साइन करवाना पड़ता है। फिर मान लो यहाँ से साइन भी हो गया, उन्होंने नोटिस भी दे दिया, और यहाँ पे पासिंग होती है, मतलब बिल को इंट्रोड्यूस करवाया है ना पहले, और पास करवा रहे हैं, तो पास के लिए उनके क्या लगती है, इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी लगती है हमारे पास में, कि जो 2/3 है हमारे पास में उस किसका, प्रेसिडेंट वोटिंग या टोटल मेंबरशिप का। जो टोटल मेंबरशिप है, जैसे जितने भी मेंबर हैं हमारे पास में उनका 2/3 चाहिए होगा हमारे पास में, प्रेजेंट और वोटिंग का नहीं चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्या, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है ये हमारे पास में। अभी तक कोई प्रेसिडेंट है वो इम्पीच नहीं हुआ है इंडिया के अंदर, है ना, तो इनको पास करवाना पड़ेगा दोनों हाउसेस से हमारे पास में। फिर उसके बाद में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास में प्रेसिडेंट है वो अपीयर भी हो सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं। फिर फाइनल अप्रूवल लगेगा, फाइनल अप्रूवल के अंदर भी हमारे पास में क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और जब ये दोनों से पास हो जाए हमारे पास में तो ये क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट को रिमूव करा जा सकता है। अभी यहाँ पे रिमूवल के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके पास में कैसी पावर आ जाती है, क्वासी जुडिशियल पावर होती है, कि उनके पास में क्या है, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट है उनको क्या करें, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना, जुडिकेट कर रहे हैं हमारे पास में, तो इसलिए हमारे पास में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जब कोई इलेक्शन है ना, अगर इलेक्शन जो है उसके अंदर कुछ ऐसा लगे कि भाई वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई वायलेशन हुआ है, तब उसके पास, तब कहाँ जा, तब वो पावर किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन इम्पीचमेंट से रिलेटेड पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट से पास। ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस है। यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं होता इम्पीचमेंट में, सिर्फ किसका होता है, पार्लियामेंट का। अपॉइंटमेंट में पार्लियामेंट और स्टेट दोनों की रिक्वायर होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेजाइड नहीं करते हैं हमारे पास में किसके, इम्पीचमेंट पे। फिर आता है वैकेंसी, कि मान लो ऑफिस है वो अगर वैकेंट हो रहा है तो कौन कौन सी कंडीशन में होता है। एक तो पहले कि 5 साल हो गए हैं पूरे तब वो वैकेंट हो जाएगा, या फिर वो जो प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन दे दे, है ना। फिर कैसे होगा, अगर उनका रिमूवल हो रहा हो इम्पीचमेंट से, उनकी डेथ हो जाए, अगर वो उनका इलेक्शन है ना, वो कैसे हो, नल और वॉइड हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, तो उन सारी चीज़ों में वैकेंसी हो जाती है। अभी अगर वैकेंसी होती है तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, एक ये याद रखना है कि जब तक सक्सेसर नहीं आते हैं तब तक हमारे पास में वो ही हमारे पास में क्या होंगे, कंटिन्यू करेंगे, राइट। फिर होता है कि जब वैकेंसी हो रही है हमारे पास में तो इलेक्शन कितने महीनों के अंदर अंदर होते हैं, 6 मंथ के अंदर उनको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं हमारे पास में। और जो न्यू प्रेसिडेंट आएंगे वो फुल टाइम पूरे 5 साल के लिए हमारे पास में आते हैं। अभी वैकेंसी में अगर मान लो हमारे पास में होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनते हैं हमारे पास में, वीपी बनते हैं। अगर वीपी नहीं है हमारे पास में तो कौन बनेगा, सीजीआई बनेगा। और सीजीआई भी अगर नहीं है हमारे पास में तो सीनियर जो मोस्ट होते हैं जज के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो बनते हैं हमारे पास में, है ना। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, राइट। तो इसको अच्छे से करना है क्योंकि देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस, प्रोबेबल टॉपिक है कि आएगा ही आएगा ये। ओके, थैंक यू सो मच।